हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 10 है। यहां पर हम लोग सोने और हीरों का देश दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का मैप दिया गया है। तो अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/8 भाग है। दक्षिण अफ्रीका पूरे विश्व में अपनी खनिज संपदा के लिए फेमस है। खनिज संपदा में यहाँ से सोना और हीरे विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यानी यहाँ पर सोने और हीरे का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर आप इसका मैप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक ओशियन, पूर्व में इंडियन ओशियन और नीचे दक्षिणी महासागर स्थित है, यानी ये 3 ओर से महासागर से घिरा हुआ है। यह जो है 6 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और उत्तर पूर्व में स्वाजीलैंड और एक स्थलरुद्ध देश है जिसका नाम है लीसोथो। देखिए, लीसोथो जो है दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह से आबद्ध एक देश है। वहीं स्वाजीलैंड जो है दक्षिण अफ्रीका मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित एक देश है। यानी दक्षिण अफ्रीका जो है 6 देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। इन 6 देशों में नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड और लीसोथो शामिल हैं। अब यहाँ की भूमि और जलवायु की बात कर लेते हैं। लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका जो है एक ऊंचे पठार के समान है, जिसका ढाल पश्चिम की ओर है। यानी इसका ढाल किस तरफ है? इसका ढाल इस तरफ है, पश्चिम की ओर इसका ढाल है। इस पठार के जो है पूर्वी किनारे पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है। यानी पूर्वी किनारे पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला यहाँ पर फैली हुई है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों के पूर्व में ढाल जो है बहुत तेज है। जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है इसका पूर्व का ढाल एकदम तेज है या एकदम खड़ा हुआ ढाल है। वहीं इसका दक्षिण की ओर ढाल जो है सीढ़ीनुमा है, सीढ़ी के समान है। दक्षिण की ओर इसका जो ढाल है वो सीढ़ी के समान है। यहाँ के जो पठारी प्रदेश हैं वो घासों से ढके हुए हैं। इनको बेल्ट कहा जाता है। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। वेल्ड जो है डच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है घास का मैदान। दक्षिण अफ्रीका की जलवायु की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की अवस्थिति जो है कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये दक्षिण अफ्रीका जो है कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ऊपर जो रेखा जा रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा ही है और इसके दक्षिण में ये अवस्थित है। तो ये जो है कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। यानी यहाँ की जलवायु जो है हल्की सी गर्म और नम जलवायु है। इसकी जलवायु जो है कई कारणों से मृदुल है। यानी यहाँ की जलवायु काफ़ी ज़्यादा कठोर नहीं है, बल्कि कई कारणों से यहाँ की जलवायु मृदुल है। कौन कौन से कारण हैं? यह 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, इसके पश्चिम में अटलांटिक ओशियन, पूर्व में इंडियन ओशियन और नीचे जो है दक्षिणी महासागर है, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन का यहाँ पर मिलन होता है, संगम होता है, वो इसके दक्षिण में पड़ता है। तो 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। इस वजह से महासागरीय प्रभाव भी इसकी जलवायु पर देखने को मिलता है। इसके अलावा पठार की अधिक ऊंचाई है और ये यहाँ की जलवायु को शीतल बनाती है। यानी यहाँ का जो पठार है ये काफ़ी ऊंचा है, इस वजह से यहाँ की जलवायु ठंडी हो जाती है। पश्चिमी तट के साथ ठंडी समुद्री धारा बहती है। देखिए, इसका जो पश्चिमी तट है, ये वाला जो तट है, इसके तट ठंडी जलधारा जिसका नाम है बेंगुला धारा, तो बेंगुला धारा यहाँ पर बहती है। तो बेंगुला धारा के बहने की वजह से यहाँ की जलवायु जो है शीतल हो जाती है। यहाँ की नदियों की बात करें तो ऑरेंज और वॉल नदियाँ जो हैं ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों से निकलती हैं। यानी ऑरेंज और वॉल नदियाँ, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये ऑरेंज रिवर है और यहाँ पर ये बॉल रिवर है। तो ऑरेंज और वॉल रिवर जो है ये कहाँ से निकलती हैं? ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों से निकलती हैं और ये पश्चिम की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में ये दोनों नदियाँ गिरती हैं। लिम्पोपो नदी जो है देश की उत्तरी सीमा के साथ साथ बहती हुई कुछ दूर तक बहती है। देखिए, ये जो नदी आप देख पा रहे हैं ये लिम्पोपो नदी है। तो ये लिम्पोपो नदी जो है देश की उत्तरी सीमा के साथ बह रही है। अब देखिए, एक फैक्ट की बात बताऊं, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? वो है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ की वर्षा की बात करें तो तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में वर्षा अधिक नहीं होती है। वर्षा की जो मात्रा है दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यानी कि इस साइड से इस साइड की ओर घटती जाएगी और फिर पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा यहाँ पर घटती जाती है। देश के अधिकांश इलाके में वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन दक्षिण तटीय प्रदेश में वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है। यानी यहाँ का जो दक्षिण तटीय प्रदेश है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर वर्षा शीत ऋतु में होती है,
क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। मैंने जब आपको भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये होती है कि इसमें वर्षा शीत ऋतु में होती है, ना कि गर्मियों में। प्राकृतिक साधनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी और फसलें। तो देश के पश्चिम भाग के एक बहुत बड़े हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। पर्याप्त वर्षा ना हो पाने का रीजन भी मैंने बताया है कि इसका जो पश्चिमी तट है यहाँ पर एक ठंडी धारा बेंगुला धारा बहती है। तो बेंगुला धारा की बहने की वजह से यहाँ पर बादलों का विकास नहीं हो पाता है। इस वजह से पश्चिमी जो एरिया है यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। तो अतः ये जो है एक सूखा प्रदेश है। इसके पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि कैसी है, पहाड़ी है, और पहाड़ी होने की वजह से यहाँ पर खेती करना असंभव है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसके पूर्वी भाग में ड्रैगन्सबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है, तो पहाड़ी भूमि है। तो पहाड़ी भूमि की वजह से यहाँ पर खेती के लिए ये भूमि योग्य नहीं है। सिर्फ उत्तरी भाग में बेल्ट प्रदेश की भूमि, यानी उत्तरी जो मध्य भाग है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर बेल्ट प्रदेश की भूमि उपजाऊ है और यहाँ पर सामान्य वर्षा होती है। इसलिए देश की कुल भूमि के 8वें हिस्से पर ही यहाँ पर खेती की जाती है। यानी यहाँ की जो कुल भूमि है उसके 8वें हिस्से पर ही खेती की जाती है। और खेती कहाँ की जाती है? उत्तरी मध्य भाग में, बेल्ट प्रदेश में। यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो मक्का जो है यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा गेहूं, जौ और जई ये अन्य फसलें हैं। पशुपालन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व है। चरागाहों में पशुओं के प्रजनन और पालन को पशुचारणिक खेती कहते हैं। यानी यहाँ पर पशुचारणिक खेती भी की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर भेड़ पालन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की जो मेरिनो भीड़ है ये अच्छी किस्म की ऊन के लिए विश्व भर में विख्यात है। कुछ भागों में यहाँ पर फार्मों पर फसल उगाने के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ के भूमि के 8वें भाग पर ही खेती की जाती है, तो खेती की योग्य भूमि यहाँ पर कम है। तो इस वजह से यहाँ पर पशुपालन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो यहाँ पर खेती की अपेक्षा पशुपालन का ज़्यादा महत्व है। खनिज और उद्योगों की बात कर लेते हैं। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका जो है अत्यधिक संपन्न देश है। यहाँ पर सोना, हीरा, क्रोमियम, मैग्नीज, तांबा, यूरेनियम, प्लेटिनम और कोयला के बृहद भंडार पाए जाते हैं। रैंड में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र यहाँ का प्रमुख सोना उत्पादक केंद्र है। वहीं जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहते हैं। यानी यहाँ का जो जोहान्सबर्ग है इसको स्वर्ण नगर की संज्ञा दी गई है। हीरा उत्पादन के लिए किम्बरले जो है पूरे विश्व में फेमस है। यानी हीरा उत्पादन की दृष्टि से किम्बरले जो है पूरे विश्व में फेमस है। किम्बरले को डायमंड सिटी भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि डायमंड सिटी के नाम से विख्यात कौन सा शहर है, तो किम्बरले जो है डायमंड सिटी के नाम से विख्यात शहर है। किम्बरले के बारे में एक फैक्ट और बताया गया है कि पृथ्वी पर मानव निर्मित खनन संबंधित सबसे लंबी जो सुरंग है वो किम्बरले खनन क्षेत्र में ही स्थित है। पॉपुलेशन की बात करें, यानी जनसंख्या की बात करें, तो जनसंख्या के संबंध में मैंने यहाँ पर 2019-20 के आंकड़े यहाँ पर उठाए हैं। अगर आप आगामी वर्षों में ये वीडियो देखते हैं तो आप गूगल से जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको अपडेट कर लें। तो वर्तमान में अगर देखा जाए दक्षिण अफ्रीका की कुल जनसंख्या 5,80,00,000 है। यहाँ की 3/4 जनसंख्या जो है अश्वेतों की है। यानी यहाँ की 3/4 जनसंख्या में निग्रो लोग हैं, काले लोग रहते हैं। यहाँ अफ्रीका के किसी भी देश के ज़्यादा सफ़ेद लोग रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अफ्रीका महाद्वीप पर लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन का इतिहास रहा है। तो हमारे यहाँ की तरह औपनिवेशिक शासक यहाँ से देश छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ आए हुए लोग यहीं पर बस गए थे। तो अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में सफ़ेद लोगों की संख्या यानी यूरोपीय लोगों की संख्या ज़्यादा है। शेष जनसंख्या एशियाई और अन्य मिश्रित वर्गों की है। यहाँ के नटाल प्रदेश में जुलू जनजाति निवास करती है। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है PCS एग्जाम में कि जुलू जनजाति निवास कहाँ पर करती है, ये नटाल प्रदेश में करती है। वहीं डरबन में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और केपटाउन में निग्रो लोगों की जनसंख्या अधिक है। नगरों की बात करें तो जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है और एक व्यापारिक और एक औद्योगिक केंद्र भी है। केपटाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक या कानूनी राजधानी है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये आ रही केपटाउन। तो केपटाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इसके अलावा डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ जो हैं देश के 2 अन्य बंदरगाह हैं। देखिए, दिखा दे रहा हूँ मैं डरबन कहाँ पड़ता है। ये तो रहा आपका पोर्ट एलिजाबेथ और इस साइड में आपका रहेगा ये डरबन। ये आप देख पा रहे हैं डरबन। तो डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ देश के 2 अन्य प्रमुख बंदरगाह हैं। डरबन बंदरगाह जो है
यहाँ का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। डरबन जो है यहाँ का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो है प्रिटोरिया है, यानी यहाँ की प्रशासनिक राजधानी जो है ये प्रिटोरिया है। वहीं ब्लॉमफॉन्टेन यहाँ की न्यायिक राजधानी है, यानी ब्लॉमफॉन्टेन में यहाँ पर क्या है, जुडिशरी मौजूद है। तो यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। एक यहाँ की जो है वैधानिक या कानूनी राजधानी है जो कि केपटाउन है, दूसरी यहाँ की जो है प्रशासनिक राजधानी है यानी प्रिटोरिया है, और तीसरी यहाँ पर न्यायिक राजधानी है जो कि ब्लॉमफॉन्टेन है। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, ये दक्षिण अफ्रीका है। तो तीनों राजधानियों के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी राजधानी कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।